की थी क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स की, साथ ही हमने इसकी वैलिडिटी को डिस्कस किया था और फेज स्पेस को डिस्क्राइब किया था। आज हम उसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए आज हम बात कर रहे हैं वन डायमेंशनल सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, एक विमीय सरल आवर्ती दोलक के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, जिसे हम क्लासिकली स्टडी कर रहे हैं। सो आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं कि हमारे पास में एक पार्टिकल है जिसका मास स्मॉल m है और इस मास को हमने एक स्प्रिंग से कनेक्ट किया है और उस स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट है k और ये मास इस स्प्रिंग के साथ में एक सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है और इस पार्टिकल के लिए टोटल एनर्जी दी जाएगी दैट विल बी इक्वल टू दी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। सो टोटल एनर्जी को हम यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं E से, और अगर हम यहाँ पे क्यू की बात कर रहे हैं वन डायमेंशनल केस की, सो वन डायमेंशनल केस में वी आर अज्यूमिंग द मोशन ऑफ द पार्टिकल इन द एक्स डायरेक्शन। यदि हम पार्टिकल की मोशन को एक्स डायरेक्शन में कंसीडर कर रहे हैं तो उस केस में पार्टिकल की वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में होगी vx और इसका एक्स कोऑर्डिनेट हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं x से। इस केस में इस पार्टिकल की टोटल एनर्जी होगी E इज इक्वल टू द 1/2 mvx स्क्वायर प्लस 1/2 kx स्क्वायर। हम यहाँ पे ये हमारी काइनेटिक एनर्जी है, इस काइनेटिक एनर्जी को हम मोमेंटम की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि एज वी आर डीलिंग हेयर क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स, और क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स में हमने बात की थी फेज स्पेस की, कि किसी भी पार्टिकल की कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन को डिफाइन करने के लिए हमें यहाँ पे उस पार्टिकल के पोजीशन कोऑर्डिनेट और मोमेंटम कोऑर्डिनेट की नीड होती है। So that's why to describe the energy of the particle in terms of the x and px, here I am using the expression for the kinetic energy in terms of the momentum. So यहाँ पे पार्टिकल की एनर्जी E का फॉर्मूला होगा px स्क्वायर अपॉन 2m, जो कि पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है, प्लस 1/2 kx स्क्वायर। जब हम यहाँ पे इस इक्वेशन को रीअरेंज करते हैं लाइक px स्क्वायर अपॉन 2me प्लस kx स्क्वायर अपॉन 2e दैट इज इक्वल्स टू दी 1। जब हम इस इक्वेशन को इलिप्स की इक्वेशन से कंसीडर करते हैं, जैसे कि हम जानते हैं कि इलिप्स की इक्वेशन क्या होती है, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू दी 1। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक पर्टिकुलर एनर्जी के लिए ये इक्वेशन x और px प्लेन में, आप यहाँ देख सकते हैं हमारे पास में x कोऑर्डिनेट है और px कोऑर्डिनेट है। सो x और px प्लेन में, जिन्हें हम फेज स्पेस कहते हैं, उसमें किसी पर्टिकुलर एनर्जी के लिए ये इक्वेशन एक इलिप्स को रिप्रेजेंट कर रही है और उस इलिप्स के सेमी मेजर एक्सिस अर्ध दीर्घाक्ष की वैल्यू है √2e अपॉन k एंड सेमी माइनर एक्सिस अर्ध लघु अक्ष की वैल्यू है √2me। सो नाउ हमने यहाँ पे इस इक्वेशन को इस फॉर्मेट में रिप्रेजेंट किया है लाइक px स्क्वायर अपॉन 2me प्लस x स्क्वायर अपॉन 2e अपॉन k दैट इज इक्वल्स टू दी 1। जब हमने इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड इलिप्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया इन टर्म्स ऑफ सेमी मेजर एक्सिस और सेमी माइनर एक्सिस, तो हमारी इक्वेशन आती है px स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू दी 1। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो a है उसकी वैल्यू किसके इक्वल है, √2e अपॉन k के, और b की वैल्यू इक्वल है √2me के। यहाँ पर जो a है दैट इज द √2e अपॉन k, इसे हम कहते हैं सेमी मेजर एक्सिस, और b दैट इज इक्वल टू द √2me इज नोन एज द सेमी माइनर एक्सिस। अब अगर हमें यहाँ पे इस स्पेस में इलिप्स के एरिया को डिफाइन करना है, तो इलिप्स के एरिया का फॉर्मूला दिया जाता है पाई ए बी। सो यहाँ पे अब हम यहाँ पे फेज स्पेस में इलिप्स के एरिया को डिफाइन कर रहे हैं, दैट विल बी द पाई मल्टीप्लाइड बाय √2e अपॉन k इंटू √2me। ऑन सिंप्लीफाइंग दिस एक्सप्रेशन
area could be written equal to the 2 pi e under root of m upon k। अब क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर है एक विमीय सरल आवर्ती दोलक प्रत्यानयन बल के प्रभाव में गति करता है। दिस वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर इज डूइंग द मोशन अंडर द रीस्टोरिंग फोर्स। तो उस केस में यहाँ पे हम इस हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए एक इक्वेशन ऑफ मोशन रिप्रेजेंट कर सकते हैं और वो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगी कि उस ऑसिलेटर पे लगने वाला फोर्स कौन सा फोर्स है, रीस्टोरिंग फोर्स। और रीस्टोरिंग फोर्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं, माइनस के एक्स के इक्वल। सो एफ एक्स दैट इज इक्वल टू द एम ए और एम डी टू एक्स ओवर डी टी स्क्वायर और एम एक्स डबल डॉट इज इक्वल टू दी माइनस के एक्स। जब हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करते हैं तो हमें इक्वेशन मिलती है एम डी टू एक्स ओवर डी टी स्क्वायर प्लस के एक्स इज इक्वल टू दी 0 और d2x ओवर dt स्क्वायर प्लस k अपॉन m इंटू दी एक्स इज इक्वल टू दी 0। यहाँ पे हम देख सकते हैं k अपॉन m इट इज अ कांस्टेंट जिसको हम लिखते हैं ओमेगा नॉट स्क्वायर के इक्वल। दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेटर। सो d2x ओवर dt स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर x विल बी इज इक्वल टू दी 0। यहाँ से हमने इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी को लिखा है ओमेगा नॉट स्क्वायर दैट इज इक्वल टू दी k अपॉन m, जहाँ पे k स्प्रिंग कांस्टेंट और m पार्टिकल का मास है। सो ओमेगा नॉट इज इक्वल टू दी अंडर रूट ऑफ दी k अपॉन m। अब हम जानते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी इन टर्म्स ऑफ द फ्रीक्वेंसी इज रिप्रेजेंटेड एज ओमेगा नॉट इज इक्वल टू द 2 पाई न्यू। सो 2 पाई न्यू विल बी इज इक्वल टू द अंडर रूट ऑफ द k अपॉन m। सो यहाँ से हमें न्यू की वैल्यू मिलती है दैट इज इक्वल टू दी 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ k अपॉन m। अब क्योंकि अभी हम यहाँ पे इलिप्स के एरिया की बात कर रहे थे और इलिप्स के एरिया का फॉर्मूला आया था 2 पाई ई अंडर रूट ऑफ m अपॉन k। जब हम इस फॉर्मूले में यहाँ से ओमेगा की वैल्यू पुट कर सकते हैं और ओमेगा की वैल्यू क्या आई है हमारे पास में 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ दी k अपॉन m। सो उस केस में इलिप्स के एरिया का फॉर्मूला दिया जाता है e अपॉन न्यू। अब आप यहाँ पे इस फिगर में देख सकते हैं हमने इस फिगर में एक फेज स्पेस देखिए। अब उस फेज स्पेस क्योंकि हम यहाँ पे वन डायमेंशनल मोशन की बात कर रहे हैं सो फेज स्पेस के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे और वो वन डायमेंशन केस कौन सा हम ले रहे हैं, एक्स डायरेक्शन। तो उस केस में फेज स्पेस के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, एक्स और पी एक्स। जब हमने इस एक्स पी एक्स स्पेस और फेज स्पेस में इस ऑसिलेटर के लिए पर्टिकुलर एनर्जी ई के लिए हमने इसके लिए एक इलिप्स को ड्रॉ किया है जिसके सेमी मेजर एक्सिस क्या है अंडर रूट 2e अपॉन के और सेमी माइनर एक्सिस है अंडर रूट ऑफ दी 2me। अब अगर हमें यहाँ पे इस ऑसिलेटर के लिए एक पर्टिकुलर एनर्जी रेंज की बात करनी है और वो एनर्जी रेंज सपोज है E और E प्लस DE। जब हमें इस पर्टिकुलर एनर्जी रेंज की बात करनी हो और उस केस में इसका फेज स्पेस का एरिया दिया जाएगा DA से एंड दैट विल बी इज इक्वल टू द DE अपॉन न्यू। अब बात कर रहे हैं हम इस हार्मोनिक ऑसिलेटर वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर के वॉल्यूम की। तो उस केस में इसके एक सेल का वॉल्यूम क्या होगा, dpx इंटू dx दैट इज इक्वल टू दी h। यहाँ पे हाईलाइट करने का पॉइंट ये है बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट दी वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर। अगर हम यहाँ पे 2 डायमेंशनल या 3 डायमेंशनल केस की बात करते तो उस केस में हम y और z कोऑर्डिनेट भी हम इंक्लूड करते। अब हम यह कह रहे हैं कि सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर जिसकी एनर्जी है 0 से लेके E के बीच में उसके लिए फेज सेल्स का नंबर क्या होगा। तो अगर हमें ऐसे केस में ऑसिलेटर के सेल्स का नंबर फाइंड आउट करना है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, टोटल फेज स्पेस का हम एरिया निकाल ले और उस फेज स्पेस में हम डिवाइड कर दे एक सेल के एरिया को। टोटल स्पेस है हमारे पास में उसका एरिया और उसमें एक सेल के एरिया को डिवाइड कर दे तो हमारे पास में टोटल नंबर आ जाएगा कि उस फेज स्पेस में कितने फेज सेल्स प्रेजेंट है। सो हम जानते हैं कि फेज स्पेस का एरिया का फॉर्मूला अभी हमने डिराइव किया है दैट इज द E अपॉन न्यू और एक फेज सेल का एरिया है H। सो उस केस में अगर हमें किसी भी फेज स्पेस में फेज सेल्स का नंबर बताना है तो फॉर्मूला क्या होगा, E अपॉन H न्यू।
तो यहाँ पर अभी हमने बात की है वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर की। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द माइक्रो एंड मैक्रो स्टेट्स, जिन्हें हम हिंदी में सूक्ष्म या स्थूल अवस्था भी कहते हैं। देखिए, जब हम बात कर रहे हैं क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स की, अब हम यहाँ पे चिरसम्मत सांख्यिकी की बात करते हैं, तो उस केस में अगर हमारे पास में कोई एक ऐसा सिस्टम है जिसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, यानी कि बहुत सारे पार्टिकल से बने हुए किसी सिस्टम में अगर हमें किसी एक पार्टिकल की स्टेट को डिनोट करना है, तो हमें 3 पोजीशन कोऑर्डिनेट और 3 मोमेंटम कोऑर्डिनेट की रिक्वायरमेंट होती है। 3 पोजीशन कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड एंड 3 मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स पी एक्स पी वाई पी जेड, और ये दोनों कंबाइंडली एक स्पेस का कंस्ट्रक्ट करते हैं और उस स्पेस को हम कहते हैं फेज स्पेस। और हम उस फेज स्पेस को अलग अलग या छोटे छोटे वेरियस टाइप के फेज सेल्स में डिवाइड करते हैं। अभी हम आगे डिस्क्राइब करेंगे किस प्रकार से। जब हमें किसी फेज स्पेस में इन सेल्स में पार्टिकल की स्टेट्स को रिप्रेजेंट करना होता है, तो हम उन स्टेट्स को एक फेज पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं, जिन्हें हम कला बिंदु कहते हैं। सो नाउ आई एम डिफाइनिंग माइक्रो स्टेट। माइक्रो स्टेट या सूक्ष्म अवस्था क्या होती है, वो डिफाइन करने से पहले हम यहाँ पे पहले फेज पॉइंट और फेज स्पेस के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, सपोज मैं यहाँ पॉइंटर से पॉइंट आउट कर रही हूँ, ये मेरा एक फेज स्पेस है, और उस फेज स्पेस को हमने बहुत सारे फेज सेल्स में डिवाइड किया। देखिए, यहाँ जो रेक्टेंगुलर बॉक्स दिख रहे हैं जिनको मैंने नंबरिंग दी है लाइक 1 2 3 एंड सो ऑन आई, तो एक फेज स्पेस है, एक कला निर्देशांक आकाश है, और उस कला निर्देशांक आकाश को हमने बहुत सारे फेज सेल्स में डिवाइड किया है, जिनको मैंने इन पॉइंटर से पॉइंट आउट किया है 1 2 3 एंड सो ऑन आई। अब हमने यहाँ पे अगर उन सेल्स में किसी पार्टिकल की पोजीशन को लोकेट करना है, तो हम कैसे करते हैं, एक पॉइंट से करते हैं, और उन पॉइंट को हमने क्या नाम दिया है, फेज पॉइंट। ठीक है, तो देखिए, अब मेरे पास में एक फेज स्पेस है जिसको मैंने सेल्स में डिवाइड किया, और उस सेल में मैं पार्टिकल की पोजीशन को लोकेट कर रही हूँ फेज पॉइंट से। तो देखिए, फेज पॉइंट क्या हो जाएगा, जैसे इसके अंदर है ए बी पॉइंट, इसमें हो गया सी डी ई, इसमें एफ जी एच आई, इसमें कैपिटल एम। सो मेन कंसेप्ट यहाँ पर ये है कि हमने फेज स्पेस को वेरियस सेल्स में डिवाइड कर दिया, और उन वेरियस सेल्स में पार्टिकल की पोजीशन को फेज पॉइंट से डिस्क्राइब किया गया है। अब इनके रिस्पेक्ट में हम माइक्रो स्टेट और मैक्रो स्टेट की बात करते हैं। देखिए, माइक्रो स्टेट क्या होती है, हमें नाम से ही समझ में आ रहा है, सूक्ष्म अवस्था कि कला निर्देशांक आकाश में स्थित किसी कला कोष्ठिका में कला बिंदुओं की स्थिति का विनिर्देश निकाय की सूक्ष्म अवस्था को व्यक्त करता है। इट मीन्स the complete specification of the position of the phase points in phase cell। देखिए, अगर हमें यहाँ पे इन सेल्स के लिए हमें माइक्रो स्टेट डिफाइन करनी होगी, तो माइक्रो स्टेट का मतलब ये होता है कि किसी भी सेल में उन फेज पॉइंट्स का कंप्लीट स्पेसिफिकेशन। कंप्लीट स्पेसिफिकेशन का मीनिंग यहाँ पर यह है कि हम यह बताएं कि उस सेल में कौन कौन से फेज पॉइंट्स अवेलेबल है। जैसे कि मुझे यहाँ पे बताना है सेल 1 के लिए मुझे माइक्रो स्टेट को डिफाइन करना है, तो सेल 1 के लिए माइक्रो स्टेट क्या होगी, ए बी। तो मैंने क्या करा, कंप्लीट स्पेसिफिकेशन दे दिया उन पॉइंट्स का। इसी प्रकार से यदि मुझे सेल 2 में माइक्रो स्टेट डिफाइन करनी होगी, तो माइक्रो स्टेट क्या होगी, सी डी ई। सिमिलरली सेल 3 में माइक्रो स्टेट क्या होगी, एफ जी एच आई। सो दिस इज ऑल अबाउट द complete specification of the phase points in a cell, that is known as the microstate। अब आगे मैं डिस्कस कर रही हूँ मैक्रो स्टेट, स्थूल अवस्था क्या होती है। कला निर्देशांक आकाश में किसी कला कोष्ठिका में कला बिंदुओं की संख्या का विनिर्देश निकाय की स्थूल अवस्था को व्यक्त करता है। मीनिंग कि यदि हम यहाँ पे किसी भी फेज सेल में
कितने फेज पॉइंट्स अवेलेबल है, यानी कि अगर हम किसी सेल में अवेलेबल फेज पॉइंट्स के नंबर को बताते हैं, देन इट रिप्रेजेंट्स इट्स मैक्रो स्टेट. So number of the phase points in phase cells describes its macro state. So अब अगर हमें यहाँ इस केस के लिए फेज स्पेस में अवेलेबल डिफरेंट फेज सेल्स के लिए उनकी मैक्रो स्टेट को डिफाइन करना होगा, तो हम कैसे डिफाइन करेंगे? जैसे कि सेल 1 के लिए मैक्रो स्टेट क्या है? 2. सेल 2 के लिए कितने यहाँ पे फेज पॉइंट्स अवेलेबल है? 3. तो इसकी मैक्रो स्टेट होगी 3. सेल 3 के लिए मैक्रो स्टेट होगी 4. तो इस प्रकार से जब हम उनके नंबर को बताते हैं तो वो तो उसकी मैक्रो स्टेट को डिफाइन करता है, और जब हम उनके कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन को डिफाइन करते हैं तो वो उनकी माइक्रो स्टेट को डिफाइन करता है. तो देखिए हमने यहाँ पे एग्जाम्पल के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है कि अगर हमें यहाँ इस फेज स्पेस के लिए सेल की माइक्रो स्टेट बतानी है तो माइक्रो स्टेट क्या होगी? ए बी क्या है? सेल 1 के लिए. सी डी ई क्या है? सेल 2 के लिए. और अगर हमें यहाँ इनकी मैक्रो स्टेट बतानी होगी तो मैक्रो स्टेट में सेल 1 में कितने फेज पॉइंट्स है? 2. सेल 2 में कितने फेज पॉइंट्स है? 3. सो दिस इज अ नंबर ऑफ द फेज पॉइंट्स अवेलेबल इन द सेल दैट इज रिप्रेजेंटिंग इट्स मैक्रो स्टेट. अब आगे मैं बात कर रही हूँ थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी की, ऊष्मा गति की प्रायिकता. अभी हमने ऊपर डिस्कस किया है कि माइक्रो स्टेट और मैक्रो स्टेट्स क्या होती हैं. अब उसके करस्पॉन्डिंग हम प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं. देखिए हमें यहाँ पे कोई माइक्रो स्टेट के नंबर को देखना है करस्पॉन्डिंग टू अ पर्टिकुलर मैक्रो स्टेट, कि हमें यहाँ पे कोई देखिए किसी दी गई स्थूल अवस्था के संगत सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या स्थूल अवस्था की ऊष्मागतिक प्रायिकता कहलाती है. कि हमारे पास में कोई मैक्रो स्टेट अवेलेबल है और उस मैक्रो स्टेट के करस्पॉन्डिंग कितनी माइक्रो स्टेट्स एग्जिस्ट करती है, उसके नंबर को ही हम कहते हैं थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी. और थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल W से. अब देखिए हम मान के चल रहे हैं, देखिए इसका फॉर्मूला क्या दिया है? कैपिटल W इज इक्वल्स टू द फैक्टोरियल ऑफ n डिवाइडेड बाय द फैक्टोरियल ऑफ n1, फैक्टोरियल ऑफ n2, फैक्टोरियल ऑफ n3 एंड सो ऑन फैक्टोरियल ऑफ n. देखिए इसका मीनिंग यहाँ पर ये है कि हमारे पास में कैपिटल N फेज पॉइंट्स या पार्टिकल्स हैं जिनको हमें अलग अलग सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, जिनको हमें अलग अलग स्टेट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है. तो अब उस केस में हमें कि एक पर्टिकुलर मैक्रो स्टेट मतलब कि पर्टिकुलर सेल में कितने फेज पॉइंट्स का नंबर होना चाहिए, उसके करस्पॉन्डिंग कितनी माइक्रो स्टेट होगी, उसका रिप्रेजेंटेशन हम इस थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी से देंगे, एंड दैट विल बी द फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n1, फैक्टोरियल n2 एंड डिवाइडेड मल्टीप्लाइड बाय द फैक्टोरियल n3 एंड सो ऑन n. तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने बात करी है वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर की माइक्रो स्टेट, मैक्रो स्टेट और थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी की. देखिए जब हम यहाँ पे कहते हैं कि एक पर्टिकुलर सेल में, जैसे अभी हमने ऊपर यहाँ पे डिस्क्राइब किया था माइक्रो स्टेट और मैक्रो स्टेट को, तो जब हम यहाँ कहते हैं कि एक पर्टिकुलर फेज सेल में अगर हम इन फेज पॉइंट, जैसे ये ए बी है, इनकी मैं पोजीशन को चेंज कर दूं, लाइक मैं ए बी की जगह पर बी ए कर दूं, तो उस केस में इनकी माइक्रो स्टेट और मैक्रो स्टेट्स में कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं. सिमिलरली मैं और सेल्स की भी बात कर सकती हूँ कि सपोज सेल नंबर 2 है और इस सेल नंबर 2 के अंदर मैंने इन फेज पॉइंट्स की पोजीशन को इंटरचेंज कर दिया, लाइक सी डी ई की जगह मैंने डी ई सी ई कर दिया है, तो उस केस में भी इनकी माइक्रो स्टेट और मैक्रो स्टेट में कोई चेंजेस हमें नहीं मिलता है. बट लेकिन जब हम किन्हीं भी दो सेल्स में, जैसे हमारे पास में करस्पॉन्डिंग सपोज हम दो सेल्स है और इनके बीच में अगर हम इन फेज पॉइंट्स का इंटरचेंज कर देते हैं, तो उस केस में इनकी माइक्रो स्टेट्स तो चेंज हो जाएंगी, क्योंकि माइक्रो स्टेट में तो हम इनका नाम बताते हैं कि कौन कौन से फेज पॉइंट्स अवेलेबल होते हैं. तो उस केस में इनकी माइक्रो स्टेट तो चेंज हो जाएगी लेकिन मैक्रो स्टेट में कोई चेंजेस नहीं आएगा. देखिए कैसे, ये मेरा सपोज सेल 1 है, यहाँ पे ए बी है और सेल 2 की माइक्रो स्टेट है सी डी ई. अब मैंने क्या करा, इसमें इंटरचेंज कर दिया, और इंटरचेंज क्या करा, मैंने बी को डी से इंटरचेंज कर दिया, तो यहाँ से डी की जगह मैंने बी ले लिया और बी की जगह यहाँ पे डी लिख दिया. तो उस केस में
इसकी माइक्रो स्टेट चेंज हो गई सेल 1 की, क्योंकि पहले माइक्रो स्टेट थी AB और अब क्या हो गई AD। और इसी प्रकार से सेल 2 की भी माइक्रो स्टेट चेंज हो गई, क्योंकि पहले इसकी माइक्रो स्टेट क्या थी CDE और अब क्या हो गई CBE। बट मैक्रो स्टेट में कोई चेंजेस नहीं आया, क्योंकि पहले भी यहाँ पे 2 फेज पॉइंट थे, बाद में भी 2 फेज पॉइंट है। सिमिलरली सेल 2 में भी पहले 3 फेज पॉइंट्स थे और आफ्टर इंटरचेंजिंग द फेज पॉइंट्स देयर आर आल्सो 3 फेज पॉइंट्स। So this is the conclusion which is drawn for the micro and the macro state कि यदि हम किन्हीं भी 2 सेल्स में उनके फेज पॉइंट्स को इंटरचेंज करते हैं तो उनकी माइक्रो स्टेट में चेंजेस आ जाते हैं, बट उनकी मैक्रो स्टेट में कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं। So thank you so much.